कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और थियरी के बाद तो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर सवाल आ सकता है थियरीज के ऊपर। ओके, और इसमें एमएम अप्रोच पे सवाल आता ही है, ये सबसे इग्नोर्ड एरिया है, तो इसके लिए हमने इसका सेपरेट रिवीजन लेक्चर रखा और डिटेल्ड लेक्चर होगा ताकि आपको थियरीज एकदम समझ में आ जाए। बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। चालू करें? यस सर, आ जाइए। सर ये नोट्स किधर? ये एनक्रिप्टेड नोट्स है, तो ये हमारे पास ही होती है, किसी के पास नहीं होती। ओके, तो सम्स भी आप इससे देख सकते हो। ओके, और होगा तो हम सम पीडीएफ अटैच करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइट अवे। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, ये थियरी क्या है? ओके, इसको मैं अब क्यों ले रहा हूं? बिकॉज इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज होना जरूरी है। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया, अब हम थियरीज पढ़ रहे हैं। ये थियरीज क्या बोलती है? अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? 30 सेकेंड। कैपिटल का मतलब मनी नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस, स्ट्रक्चर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करूं तो क्या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा? एग्जांपल, अभी 50% डेट इक्विटी है, मैं डेट 80% कर दूं और इक्विटी 20, तो क्या मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाका वाका चेंज होगा या नहीं होगा? दूसरा फ्लिप साइड, मैं इक्विटी 80 कर दूं 80% और डेट कितना कर दूं 20%, तो क्या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा? ये थियरीज इसके बारे में है। इफ वी चेंज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रॉम 50-50 टू 80-20 या 70 डेट 30 इक्विटी, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा? बराबर, उसके लिए थियरीज है। कुछ थियरी बोलेगी होगा, कुछ थियरी बोले नहीं होगा। थियरीज का तो काम ही है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन देना। मैं डेमो लेता हूं। क्या हार्डवर्क जरूरी है पैसे कमाने के लिए कि स्मार्ट वर्क? कोई बोलेगा हार्ड वर्क, कोई बोलेगा स्मार्ट वर्क। जिसको मेहनत से पैसे आए हैं वो हार्ड वर्क बोलेगा, जिसको दिमाग से आए वो स्मार्ट वर्क। सही कौन है? दोनों। एक पॉइंट ऑफ व्यू है थियरी का मतलब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। ओके, प्रोटीन खाना चाहिए, कार्ब्स खाना चाहिए कि फैट्स खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं कुछ अलग अलग। कुछ लोग बोलते हैं 33% थाली में सब चाहिए। कुछ लोग बोले अरे भाई एक ही जीवन है, खा जो खाना है। ये सब क्या टाइम पास है? तो थियरी है, कौन सही है? दोनों सही है। आखिरी बात, ये थियरीज क्या बोलती है? अगर मेरा कैपिटल का स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा? जानने के लिए बने रहिए। ओके, नंबर 1, 4 थियरी पढ़नी है, बट अभी के लिए 4 का नाम ना पढ़े, खाली पहले का नाम पढ़े, नेट इनकम अप्रोच। क्लियर है? ये थियरीज का अजम्पशन क्या है पहले ये जानना जरूरी है। ये रहा, जो भी थियरी हम पढ़ रहे हैं उसके 3 अजम्पशन है। नहीं नहीं नहीं, नो इनकम टैक्स होगा। ओके, नो प्रेफरेंस शेयर होगा, मतलब खाली डेट और इक्विटी ही होगा। ओके, नो टैक्स होगा, नो इनकम टैक्स, नो प्रेफरेंस शेयर, नो रिटेंशन होगा, मतलब जो जो अमाउंट मिला पूरा डिविडेंड दे देंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ये देखो, इनका इनकम स्टेटमेंट कैसा होगा इस थियरीज का? ओके, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, तो ईबीटी होगा। ओके, और यही होगा मेरा क्या? पैट। यही होगा मेरा क्या? अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। सब कुछ यही। हाँ, और यही होगा मेरा डिविडेंड। ये समझ में बिल्कुल नहीं आया सच बोलूं तो? वापिस पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है। नो इनकम टैक्स, क्यों? ताकि ये यूनिवर्सल थियरी रहे पूरे वर्ल्ड के अंदर। हर वर्ल्ड में टैक्स अलग अलग है, कुछ कंट्री में टैक्स ही नहीं है। ये थियरीज को हमें वर्ल्ड वाइड रीच देना है, इसीलिए। दूसरा, नो प्रेफरेंस शेयर। लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो तो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, दो ही होता है, डेट इक्विटी, तो हमने ये दो ही रखा है। वेरी गुड सर। ओके, रिटेंशन कुछ है ही नहीं, पूरा दे दो डिविडेंड। क्लियर है? तो ये 3 असम्पशन है। नहीं नहीं नहीं, नो इनकम टैक्स, नो प्रेफरेंस शेयर, मतलब दो ही है, डेट इक्विटी एंड नो रिटेंशन। इन थियरी के अजम्पशंस है। ओके, तो इसका इनकम स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी है, टैक्स नहीं है तो वही पैट हो गया। उसके बाद वही क्या हो गया? अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, और वही हो गया डिविडेंड। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज पूरे का पूरा, ओके, रिटेंशन तो है ही नहीं, पूरा डिविडेंड है, तो यही हो गया। अब इससे 2-3 फॉर्मूलाज डिराइव होती है और उसके बाद हम थियरीज पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, हमारी केई की फॉर्मूला आपको याद है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे भूल सकता हूं तुझे मैं? D1 अपॉन P0 इंटू 100, याद है? अब
D1 क्या होता है? डिविडेंड। ओके, P0 आज की प्राइस होती है, तो इसको मैं अच्छी तरह लिखूं थोड़ा, तो ये D1 अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, बोला हाँ या ना? ओके, D1 का मतलब एक शेयर का डिविडेंड, मार्केट प्राइस का मतलब एक शेयर की प्राइस। क्लियर है? अब इसको उल्टा कर देते, तो KE इंटू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1। तो बोलो अब क्या हो गया? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन KE। क्लियर है? खाली उल्टा किया। मतलब अगर आपको इक्विटी की वैल्यू ढूंढनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो टोटल डिविडेंड अपॉन KE से आ सकता है। क्लियर है? अगर आपको आज की वैल्यू ढूंढनी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर के साथ। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, ये तो एक शेयर का डिविडेंड है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक शेयर की प्राइस है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स। बराबर? तो बहुत सिंपल है। अगर आपको अब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ढूंढनी है तो कैसे मिलेगी? इसको सब्स्टिट्यूट करो ना, D1 अपॉन के। तो टोटल डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगी। ये फॉर्मूला याद रखनी है। मुझे कंपनी की वैल्यू ढूंढनी है तो डिविडेंड अपॉन के से मिल जाएगी। क्लियर है? इक्विटी की वैल्यू, सिंपल। ओके, दूसरी फॉर्मूला इसके अंदर है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना है, जिसको मैं केओ बोलता हूं। केओ को आप क्या बोलते हैं? ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैसे मिलेगा? ईबीआईटी। बिकॉज ईबीआईटी किसके लिए है? डेट वालों के लिए कि इक्विटी वालों के लिए? दोनों का हक है इस पे। अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं एंटायर कंपनी, इंटू 100, या वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100। अब मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी में क्या आएगा? इक्विटी आएगा कि डेट? दोनों आएगा। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डेट प्लस इक्विटी। कितना सिंपल है, ये देख लो एक बार इधर, ये रहा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल डिविडेंड अपॉन के। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी के ओ कैसे मिलेगा? ईबीआईटी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इंटू 100। अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जानना है, ईबीआईटी अपॉन के ओ। इसको उल्टा करो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं, पूरी कंपनी की वैल्यू ढूंढनी हो तो कैसा आएगा? उल्टा कर दो, EBIT अपॉन KO। व्हाट इज KO? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो फॉर्मूला जरूर याद रखना। ओके, एकदम ध्यान देना। भाई इक्विटी की वैल्यू कैसे मिलेगी? डिविडेंड अपॉन के। सर कंपनी की वैल्यू कैसे मिलेगी? EBIT पे दोनों का हक है, EBIT अपॉन KO। समझ में आया? बस अब तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आ जाइए, सबसे पहला अप्रोच लाए हैं डेविड ड्यूरेंट साहब, नेट इनकम अप्रोच। 5 मिनट में खत्म। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है? सुनो, नेट इनकम अप्रोच बोलता है कि हाँ सुनो ना, ये थियरीज किसके बारे में थी वो मत भूल जाना। अगर मैं डैश बदलू क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा? वाका वाका बोलते हैं उसको हम। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ये बोलता है हाँ चेंज होगा। ये बोलता है जैसे ही आप डेट लाते हो, डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप बोलोगे क्यों चीपर है? अरे डेट के अंदर मुझे इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स कम हो जाता है, तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जैसे आप जितना ज्यादा डेट लाओगे ना और इक्विटी कम लाओगे, ओके, जितना डेट लाओगे उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड, क्यों? बिकॉज चीपर वाला ज्यादा आ रहा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। तो ये इनका नेट इनकम अप्रोच का कहना है। समझाता हूं 1 मिनट में, इधर देखिए, सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, वेट, COC, WACC, क्लियर है? डेट इक्विटी है, ये है 50%, ये है 50%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट का कम होगा 7%, इक्विटी का 12%। करो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 6%। कितना आंसर आया? 9.5। अब सुनो ना, डेविड ड्यूरेंट क्या बोल रहा है? मेरा डेविड इधर आ, तो इधर आ, तो नेट इनकम अप्रोच में तूने क्या बोला? डेविड ने बोला अब जितना 7% वाला बड़ा होगे ना, उतना आपका WACC कम होगा और आपका वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। मैंने बोला ऐसा कैसे? तो बोले एक काम करो ना, अब इसको 80% मान लो। मैंने बोला वेरी गुड। तो वेट को मैंने क्या माना? 80%।
मैंने बोला सीओसी को कितना, ये इक्विटी कितना होगा, बोले 100 माइनस 80 20। ओके डेविड, थैंक यू। तो अब करो मल्टीप्लाई, WACC वाका वाका आ गया। बोलो जितना ये मैंने 80%, अब सोचो 7% वाला मैंने ज्यादा ला दिया, तो 7 8 सा कितना होगा 5.6, डायरेक्ट इधर ही। ये क्यों बनाया मैंने, आई डोंट नो, सेम ही है। अब 12 इंटू 2.4, देखना थोड़ा सस्ता हो गया होगा, 8%। सही है, समझ में आया आपको। सिंपल ये कह रहा है कि अगर आप डेट का एलिमेंट बढ़ा दो 50 से 80%, तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो जितना चीपर वाला आप ज्यादा लाओगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। इसका आपको डायग्राम दिखा दूं क्या, देख लो। ये क्या बोल रहा है, ये केडी पहले इतना था, जितना आप लेवरेज ज्यादा लोगे, जितना आप उधारी ज्यादा लोगे, उतना उतना ओके केई आपका सेम है, तो आपका ओवरऑल केओ कम हो जाएगा। केओ का मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर इसमें मुझे दो गंदी बात लगती है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। क्यों, इनके मुताबिक तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म कब आएगी, जब हमारे पास पूरा डेट हो। पर ऐसी कंपनी थोड़ी होती है कि पूरा डेट ही है, कोई शेयर होल्डर ही नहीं। हाँ तो डेविड तूने सही बोला, बट तू इतना सही नहीं बोला, इसीलिए तो ये सबसे पहली थियरी है। ये क्या एज्यूम कर रहा है, 100% डेट बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। दूसरी खराब बात क्या है डेविड साहब की, ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट। ऐसा नहीं होता। जब जब कंपनी ज्यादा डेट लेती है, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में रिस्क नजर आता है, ओके, तो केई बढ़ता है। जैसे ही ये लेवरेज बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, केई भी बढ़ता है। रियल लाइफ में एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, अदानी जितनी उधारी ज्यादा लेता, ओके, जितना अदानी उधार ज्यादा लेता है, उतना शेयर होल्डर को डर लगता है जी, दिल तो बच्चा है जी। तो केई कभी सेम नहीं रहता, केई भी बढ़ता है। बट डेविड ड्यूरेंट बोल रहा है केई एंड केडी आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट। कांस्टेंट है। एक और खराब बात है इसकी, जब जब आप डेट ज्यादा लो ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। पहली बार आप लोन लो तो 10% पे कोई देगा, दूसरी बार 12% देगा, तीसरी बार, बट ये एज्यूम ही नहीं कर रहा। खत्म। अब मैं खाली 4 लाइन बोलूंगा, कॉन्सेप्ट इज ओवर। नंबर 1 ये बोलता है एज एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस डेट, ओके, आवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। थियरी ओवर। But 3 bad things, okay? It assumes KE and KD are constant for all levels of debt and equity, which is not the case. As and when we take more debt, KE will increase, KD will increase, दोनों। और एक आखिरी बात, according to them 100% debt is best, which is not the case। खत्म। अब एक आध सम कर लेते हैं इसका, हम हर थियरी का सम करेंगे ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लगे, और उसके बाद थियरी पढ़ेंगे। चलो आ जाइए, पहला सम, भाइयों और उनकी प्रिय बहनों आ जाइए। नेट इनकम अप्रोच बाय डेविड ड्यूरेंट। सम आपके सामने ये रहा प्रस्तुत। एबीसी इज अर्निंग ईबीआईटी कितना, 2 लाख का। कंपनी के पास 8 लाख डिबेंचर में है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटलाइजेशन रेट केई 12.5। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढे। नेट इनकम अप्रोच बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल। हाथी राजा कहां चले, सुंड दिखाकर कहां चले। चलो पढ़ते हैं, पहले करो ईबीआईटी। बोलो ईबीआईटी कितना है, पहले लिख देना नेट इनकम अप्रोच। चलिए कितना है ईबीआईटी, 2 लाख सर। ओ थैंक यू। लेस इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट, 8 लाख का 10% तो 80,000 हुआ। अब बोलो ये क्या आ गया, सर ये ईबीटी आया, टैक्स तो है नहीं इसके अंदर, तो यही पैट हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो यही अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। रिटेंशन तो है नहीं, तो यही डिविडेंड हो गया। क्वेश्चन 18 है ये कुछ लोगों की बुक्स में, तो आप देख लेना अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई,
तो 1,20,000। अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5, तो डिविडेंड अपॉन के ही करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। ओके, तो आ जाइए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के ई। डिविडेंड है मेरे पास 1,20,000, के ई भी है मेरे पास, कितना है के ई? 12.5%। सर बुक में दिया है। ओके, थैंक यू। कितना आ गया? 9,60,000। कोई डाउट? नो। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म मुझे आ सकती है, इसके अंदर डेट को ऐड कर दो। बोलो वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे आएगी? इक्विटी प्लस डेट। बोलो इक्विटी तो है 9,60,000 और डेट 8 लाख। कितना हो गया? 17,60,000। कोई डाउट? नो। सर सुनो ना, एक बात सुनोगे सर, इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। तो अब ढूंढो, के ओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। बोलो ईबीआईटी कितना है मेरा? 2 लाख लेना। ए ईबीआईटी बोल रहा हूं, डिविडेंड नहीं। ओके, बिकॉज उस पे दोनों का हक है ना। मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस तुझे देखता जाऊं, मुझे हक। 11.36। कोई डाउट? आधा परसेंट भी डाउट नहीं है सर। इसी के साथ सम समाप्त हुआ। अब अगर आपको इसको और डिराइव करना है तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आप इसमें 2 लाख का और डेट ऐड करें। कितने लाख का? 2 लाख का। अब जैसे ही ऐड करोगे ना, ओके, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके, और आप एज्यूम करो सब कुछ सेम, 2 लाख का और डेट ऐड करो। जैसे ही करोगे इस सम के अंदर, मेरी गारंटी है ओके कि 2 चीजें जरूर होगी। नंबर 1, आपका 2 लाख का डेट ऐड करो इस सम के अंदर, आपका डैश कम हो जाएगा, केओ, बिकॉज जितना डेट चीपर एलिमेंट ऐड करते हैं आपका केओ कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगी, गारंटी के साथ। मैं कर नहीं रहा बट आप डिराइव कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 2 लाख का डेट, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। डेट अब 10 लाख कर दो, खाली 10 लाख डेट से सॉल्व करो। 2 चीजें आएगी। ओके, नंबर 1 ये हो जाएगा और कम, और ये बढ़ जाएगा। आगे अब मैं दूसरी थियरी पे आता हूं दोस्तों। नेट इनकम अप्रोच के बाद अब है तेरी बारी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कौन लाया? डेविड ड्यूरेंट। ये भी डेविड ड्यूरेंट ही लाया। ओके, नेट इनकम को नी अप्रोच बोलेंगे और इसको नॉई अप्रोच बोलेंगे। नेट इनकम अप्रोच, नॉई अप्रोच। नॉई क्या बोल रहा है? 11.11 आ रहा है, इधर कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट ने, 11.11 आएगा। अगर आप करोगे देखो कम हो गया ना, और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। अब करो 2 लाख अपॉन 11.11, 18 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। कितना इंस्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जवानों इधर। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को ध्यान से सुनो। थियरी सम आते हैं 1 मार्क के एमसीक्यू, ये थियरी से आए ना, किसी को आएगा ही नहीं सिवाय अपने को। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है जैसे ही आप डेट इंट्रोड्यूस करोगे, ये क्या बोलता है पहले तो ये सुनो। इफ वी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर, वाका वाका ए डब्ल्यूएसीसी सेम रहेगा। ये बोल रहा है जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, विश्व का कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डब्ल्यूएसीसी और वैल्यू ऑफ फॉर्म तो सेम ही रहता है। मैंने बोला आइला ऐसा कैसे हो गया? सेम कितना भी। ये बोल रहे हैं जितना इंसान डेट ज्यादा लेता है, तूने बोला था कि चीप है, बराबर चीपर है, पर बाद में ये पलट गया। ये बोल रहा है जितना आप डेट ज्यादा लो उतना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता है। मैंने बोला ऐसा कैसे बढ़ता है भाई?
बिकॉज जितना कंपनी डेट लेती है इक्विटी शेयर होल्डर को उनमें इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है, और रिस्की लगता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो एक बाजू सुनो ना, ये अभी इक्वल है, एक बाजू डेट कम हो रहा है तो चीप हो रहा है, बट दूसरी बाजू इक्विटी बढ़ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रह रहा है। वापिस एक बार, एक बाजू डेट कम हो रहा है इक्विटी बढ़ रहा है, तो पहले इतना था, ओवरऑल तो ये सेम ही रहेगा। ओके, इंग्लिश पढ़ो, खत्म। It says as we increase debt, KE will also increase, but in what proportion? Same proportion as we get the benefit of cost of debt. Hence, ध्यान से सुनो, benefit of cheaper debt is offset by cost of equity. मतलब ये जितना चीप होगा ना, ओके, उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को रिस्क ज्यादा लगता है। Due to this, overall cost of capital will remain same irrespective of any capital structure. आई होप समझ में आ गया। ओके, आई होप समझ में, सुनो सुनो ना, कितना मजा आ गया। जैसे ये 7% है और ये है 10%, पर ये क्या बोल रहा है, जैसे ही आप ये 7% इतना था, आप ये जैसे बढ़ाओगे तो ये तो 7 ही रहेगा, बट ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ओवरऑल आपका केओ सेम ही रहेगा। ओवरऑल सेम। ये आपको प्रैक्टिकल लगता है थोड़ा, बताइए सही लगता है क्या? नेट इनकम की जगह नेट ऑपरेटिंग इनकम, और सही भी है ना। वो कंपनी अगर उधार ले रही है तो आपका रिस्क तो बढ़ेगा ही, आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर विल फाइंड कंपनी रिस्की। खत्म हो गया अप्रोच, बस इतना ही बोलता है। आपको लाइव करके दिखाएं? जी सर। आ जाइए, अब दूसरा अप्रोच की बारी। आईला तेरी बारी आई। 25 नॉय अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम। आखिरी बार नेट ऑपरेटिंग इनकम सुनो, ये क्या बोल रहा है, एज एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, तो इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, but equity shareholders cost will also increase because they will find the company more risky. Okay, so the benefit of cheaper debt is set off by increase in cost of equity. जितना cheap होगा उतना ही cost of equity बढ़ेगा। Hence, cost of capital remains same and value of firm remains same for all level of debt and equity. गजब पड़ा है। आगे चलो इसको सॉल्व करते हैं। एबीसी का ईबीआईटी 4 लाख है एंड बिलोंग टू रिस्क क्लास ऑफ 10%, मतलब इसका केओ 10 है। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ लोगों की बुक में। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ फॉर्म ढूंढे एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढे इफ इट एम्प्लॉयज। वैल्यू ऑफ फॉर्म ढूंढे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढे। अगर मैं डेट यूज करता हूं कितना, 20, 35 या 50%, नॉय अप्रोच का उपयोग करें, तो जैसे ही नॉय का नाम आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, दो बातें, केओ सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम रहेगी, ये मत भूलना। 5 मिनट में खत्म। पर्टिकुलर्स सिचुएशंस ऑफ डेट। बोलो कितना डेट ला रहे हैं, 20, 35, 50। इधर तक क्लियर है? खूब क्लियर है। अब आप क्या करोगे, टोटल रिक्वायरमेंट 20 लाख है तो इधर डेट निकाल दो आप। बोलो 20 लाख का कितना परसेंट आएगा डेट? सर 20 लाख का 20% तो 4 लाख। 20 लाख का कितना परसेंट आएगा? 7 लाख। 20 लाख का 50%, 10 लाख। इधर तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब टोटल वैल्यू कितनी है बोलो, 20 लाख बराबर, नहीं टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे मिलेगी आपको बोलता हूं, ईबीआईटी अपॉन केओ। ठीक है, तो ईबीआईटी मेरा दिया हुआ है, हम ईबीआईटी से निकाल लेते हैं। ईबीआईटी कितना है हर सिचुएशन में, 4 4 4। अब केओ कितना है, 10%, 10 ही है ना। अब वैल्यू ऑफ फर्म आ सकती है क्या, कैसे आएगी, ईबीआईटी अपॉन केओ, अभी तो बोला मैंने। 40 lakhs,
40 lakhs, 40 lakhs। खूब समझ में आया जी सर। अब क्या करोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी ढूंढ लो। सर कैसे मिलेगी, अरे डेट माइनस वैल्यू ऑफ फर्म। ये माइनस डेट, टोटल वैल्यू इतनी माइनस डेट 36 लाख। कैसे आया, अरे 40 माइनस 4, इधर 40 माइनस 7 बराबर, इधर 40 माइनस 10 30 लाख। अब क्या मिलेगा, के ई मिल सकता है, कैसे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को करो माइनस। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ही नहीं दिया, 8%। ठीक है भाई, ठीक है। 4 4 4, बोलो 4 लाख का 8%, 32,000। 7 लाख का 8, 56,000। 10 लाख का 8, 80,000। तू ही तो जन्नत मेरी ईबीटी, तू ही मेरा पेट, तू ही मेरा डिविडेंड। 3,68,000, 3,44,000, 3,20,000। अब मेरा के ही आ सकता है, कैसे आएगा सर, डिविडेंड अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। कैसे, 368 अपॉन 36 लाख इंटू 100। बाकी का आप कर लेना, इसका मैंने दिखा दिया एक बार। 10.22। अब देखना, ये थियरी याद है ना आपको, जैसे ही आप डेट ज्यादा लोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा। अब अगले में इससे ज्यादा ही आना चाहिए, गारंटी में। 344 अपॉन 33 लाख इंटू 100, 10.42। अगले में और डेट ली है और बढ़ेगा गारंटी के साथ, 10.67। इससे प्रूव होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो क्या बोलता था, इधर इधर इधर, जैसे ही मैं डेट का लेवल बढ़ाऊंगा मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा, बढ़ा, ताकि मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहे। एकदम समझ में आया, एकदम समझ में आया, प्रूव हो गया। ओके, तो जैसे ही आप ज्यादा डेट लेते हैं केई भी बढ़ता है इन सेम प्रोपोर्शन, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी अप्रोच और उसके बाद बाहुबली अप्रोच है सबसे बड़ा। ओके, अब बीच में आया ट्रेडिशनल थियरी, ये सोलोमोन ने लाया। ऐसा कार्टून आता था कि आई डोंट नो, फ्रेड वेस्टन और एजरा सोलोमन, ऊपर वाली दोनों थियरी लाने वाला डेविड ड्यूरेंट। एक ही इंसान दो थियरी कैसे ला सकता है, अरे स्टार्टिंग में आपको और कुछ लगता है, बाद में आपको और कुछ लगता है। ओके, आप छोटे थे तब लगता है मेहनत जरूरी है, बड़े हो गए बोले मेहनत बिल्कुल जरूरी नहीं है, बराबर। और फ्लिप भी लग सकता है, इधर देखिए, इट इज इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनना, बिटवीन टू अप्रोच, नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम, दोनों का मिक्स है। इंटरमीडिएट का मतलब फाइनल और फाउंडेशन का मिक्स, इट इज मिक्स बिटवीन टू अप्रोच। इट सेज as we take more debt, okay, cost of capital will reduce। आप जैसे ही डेट लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, बट अप टू सर्टेन लेवल ओनली। ओके, जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। वापिस एक बार सुनो ना, जैसे ही मैं डेट लूंगा, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, बट ऑप्टिमम लेवल तक ही, एक सर्टेन लेवल तक ही ऐसा होगा, जिसको हम ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं, बेस्ट लेवल बोलते हैं। पर दोस्तों
उसके बाद जैसे ही आप ज्यादा डेट लोगे बराबर आपका के ही बढ़ेगा और केडी भी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा। क्यों? कोई आपको लोन नहीं देगा, आप जितनी ज्यादा लोन लो केडी बढ़ेगा और के ही बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म डाउन होते जाएगा बराबर। ट्रेडिशनल थियरी और अच्छी लगती है। ये क्या बोलता है, जैसे ही आप डेट लेते हो, लो लो लो, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा एक लेवल तक जिसको ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने डेट ली ना तो केडी भी बढ़ेगा, केई भी बढ़ेगा। क्यों केई बढ़ेगा? बिकॉज लोगों को आप रिस्की लगते हैं। केडी क्यों बढ़ेगा? बिकॉज कोई आपको मार्केट में उधार नहीं देगा, और दोनों बढ़ेगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म डाउन होगा। एक लिमिट तक चीजें सही लगती है, बाद में अगर इंसान करे तो इंसान पागल हो जाता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? पढ़ता हूं क्या लिखा है। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ वी इंक्रीज द डेट, वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल डाउन अप टू सर्टेन लेवल विच इज ऑप्टिमम लेवल। आप पानी पूरी खाते तो मजा जरूर आता है, 5 पानी पूरी, बहुत ही आप भूखड़ हो तो 7। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट ओके एसिडिटी, जो भी आपको समझ में पता नहीं क्या होता है। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर फील कंपनी इज रिस्की, सो केई विल इंक्रीज एंड केडी विल आल्सो इंक्रीज, हेंस एडवांटेज ऑफ चीपर डेट इज ऑफसेट, अर्लियर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस देन रिमेन कांस्टेंट देन इंक्रीज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी पहले बढ़ेगी ऑप्टिमम लेवल तक, उसके बाद कम हो जाएगी। समझ में आ गया? इसको ट्रेडिशनल थियरी, तीनों थियरी खत्म। एक बार ब्रीफ समरी तीनों थियरी की बाद में बोलता हूं, आ जाइए, इसका भी एक सम हो जाए। ये रहा ट्रेडिशनल थियरी का सम 26। इसमें क्या दिखेगा आपको? वैल्यू ऑफ फर्म स्टार्टिंग में बढ़ेगी, बाद में कम होती जाएगी। पहले आपको थियरी समझाता हूं। यार देखो, ये केडी देखो बढ़ ही रहा है, जैसे ही थोड़ी ज्यादा डेट ले रहे मुझको और पिला दे तो देखो केडी बढ़ रहा है। ए बाजू में सर के भी बढ़ रहा है। हाँ, बिकॉज लोगों को आपकी हरकतें पसंद नहीं आ रही, इतना डेट कोई लेता है? चलो, ट्रेडिशनल थियरी क्वेश्चन 30 कुछ लोगों की बुक में। आगे बढ़ेंगे। ढूंढना क्या है भाई? विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट, जिसमें वैल्यू ऑफ फर्म हाईएस्ट हो और केओ कम हो। क्लियर? वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ईबीआईटी दिया है, कैसे मिलेगा ये सब? चलो एक कॉलम बना लेते हैं, पहला कैपिटल स्ट्रक्चर ही रखो, दूसरा कॉलम क्या आएगा? ईबीआईटी। उसके बाद का कॉलम क्या आएगा? इंटरेस्ट। उसके बाद का कॉलम क्या आएगा? डिविडेंड। उसके बाद का कॉलम क्या आएगा? के ई को रखें, डिविडेंड अपॉन के ई, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेट तो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी के बाद डेट, और डेट के बाद वैल्यू ऑफ फर्म और के ओ। इतने कॉलम आप बना लो। कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट, वैल्यू ऑफ फर्म, के ओ। बन गया होगा। अब इसको फुल फिल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा टाइम पास कर रहे, केजी में है क्या? 1 2 3 4 5 के भी बना देना था, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। ईबीआईटी कितना है? 3 लाख 3 लाख 3 लाख। इंटरेस्ट को आप करो माइनस, बोलो 10% खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ, उतना तो मैं कर ही सकता हूं। 30,000 40,000। सर इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? अरे डेट को केडी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बराबर 55,000 60,000। ये लास्ट वाला करना पड़ेगा, 98,000।
माइनस करोगे तो सर ईबीटी आएगा, बट इसमें टैक्स नहीं है तो वही पैट हो गया। सर डिविडेंड रिटेन अर्निंग नहीं तो वही डिविडेंड हो गया। 270, 260, 245, 240, 2,02,000। इधर तक क्लियर है? खूब क्लियर। फोर्थ में 72,000 आएगा, होशियारी मारने में गलत कर दिए। ठीक है, $228। अब डिविडेंड को केई से डिवाइड करो, हर एक का केई अलग अलग है देखना। 270 अपॉन 12%, 2250। इधर 12.5 अब 20,80,000। 245 अपॉन 13.5%, 18,14,815। 228 अपॉन 15%, 1520। अभी जो भी आ रहा है उसको 18%, 11,22,222। अब इसमें ऐड कर दो डेट को। डेट कितना है? 3, 4, 5, 6, 7। ले वाह, सर अब वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब दोनों प्लस होगा। कोई डाउट? ये आ गया। अब क्या आएगा? के ओ कैसे आएगा? ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। क्यों ऐसी फॉर्मूला? अरे दोनों का हक है ना ईबीआईटी का मतलब। अब इसका मैं निकालू क्या एक एक का? आप ही बता दो यार। ठीक है निकाल लेते हैं। 3 लाख ही तो है सबका। 11.76%, 12.09, 3 लाख ही है क्या? जी सर। $14.50, 16.46। सबको मैंने 3 लाख से ही किया है बिकॉज ईबीआईटी 3 लाख है। इधर तक एकदम समझ में आया तो बता जरूर देना। कोई डाउट है तो पूछिए। अब देखिए हेंस प्रूव्ड, ट्रेडिशनल थियरी क्या बोलती है? जैसे ही आप ज्यादा डेट लो के ई बढ़ता है, तो वो तो बढ़ ही रहा था हमने देखा था। और आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? स्टार्टिंग में कम होगा जो फर्स्ट सिचुएशन है, उसके बाद वो बढ़ते जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म डाउन होती जाएगी। तो देखते हैं। सही बोला था तूने। ये देखो ये कमी हो, ये बढ़ते ही जा रहा है कांस्टेंट। बराबर जैसे ही हम ज्यादा डेट ले रहे हैं, ये देखो डेट ज्यादा ली, तो आपका क्या हो रहा है? केओ भी बढ़ रहा है और वैल्यू ऑफ फर्म देखो डाउन होती जा रही है। तो बेस्ट लेवल कौन सा था? ये वाला। ये ऑप्टिमम लेवल है।
बेस्ट लेवल है ये, इससे ज्यादा डेट मत लो। इसी के साथ तीनों थियरी खत्म हुई। 1 मिनट का रिवीजन। ओके, नेट इनकम अप्रोच ये क्या बोलता है कि जैसे ही आप डेट लो तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, बिकॉज डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसके ब्रदर आए वापिस, उसने ही दूसरी थियरी लाई, नेट इनकम अप्रोच था, उसने लाया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वो क्या बोल रहा है, WACC सेम ही रहता है, बिकॉज आप भले ज्यादा डेट लेते हैं बट बाजू में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, बिकॉज लोगों को कंपनी रिस्की लगती है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहता है और वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहती है। तीसरा, ये थोड़ा अच्छा लगा, ट्रेडिशनल मिक्स ऑफ टू। ये बोलता है जब आप डेट लाते हो ना, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है बट ऑप्टिमम लेवल तक। उसके बाद अगर आप डेट लाओ तो आपका KD भी बढ़ेगा, KE भी बढ़ेगा, KO भी बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म डाउन होते जाएगा। समाप्त। ये सब थियरी बहुत प्यारी है, आ जाए तो किसी को आए ही नहीं। अब आते हैं द डेंजर थियरी बराबर, जिसको MM अप्रोच हम बोलते हैं। इसके ऊपर हमें कितने सम करने हैं, 1 2 3 4 5, बिकॉज सब अलग अलग वेराइटी के हैं। आपको ऐसा हो सकता है ये समझ में शायद थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई ये कैसा लग रहा है, तो आप सम सॉल्व करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। MM अप्रोच भी क्या बोलता है, सेम बोलता है। अब तक क्या था, पहले 2 अप्रोच बोलते हैं कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम और ट्रेडिशनल थियरी, वो 2 क्या बोलते हैं, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर बदलो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा। बट जो लास्ट वाली थियरी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो बोलता है चेंज नहीं होता। MM अप्रोच भी सेम बोलता है। MM का नाम क्या है, मोदी मिलर अप्रोच। नरेंद्र मोदी साहब हमारे और डेविड मिलर गुजरात टाइटन के हिटर, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बदलो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं होता, वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही रहता है। ओके, ये क्या बोलता है कि इफ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, एनी लेवल ऑफ डेट, इक्विटी या वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। टेम्पररीली अगर वैल्यू ऑफ फर्म सेम नहीं है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 कंपनी है, एक है किसका नाम ले, चलो होटल सेक्टर में आते हैं। हाँ खुला ही है, वाह 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 वाह। EIH होटल लेते हैं, नहीं 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 ये नहीं, EIH ओरिजिनल वाला EIH होटल, और इसके जैसा ही एक और होटल है इंडियन होटल। अब देखिए EIH का PE रेशियो कितना है, P रेशियो क्या होता है वो गोली मारो आप, 41 है और इसका 68 है। ओके, वो मार्केट आपको रेशियो देता है, मतलब EIH थोड़ी कम वैल्यूड है। ओके, इंडियन होटल, ओबरॉय होटल का वैल्यूएशन थोड़ा कम है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन में फर्क नहीं पड़ता अगर सिमिलर क्लास ऑफ कंपनी है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ओके, आईफोन, चीप वाला एग्जांपल थोड़ा सा। आईफोन अब्रॉड के अंदर सस्ता है, लोग बोलते हैं, वियतनाम सुना है आपने, वियतनाम में आप जा सकते हो, वापिस आ सकते हो, घूम सकते हो और उसके बाद आईफोन लो, और भारत में लो तो वियतनाम सस्ता पड़ता है घूमने के बाद भी, या सेम पड़ता है। तो अब ये तो शॉर्ट टर्म में हुआ, लॉन्ग टर्म में दोनों जगह पे प्राइस सेम होती है। ओके, इसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। तो टेम्पररीली आपको ऐसा फायदा मिल रहा है। 2 कंपनीज है एग्जैक्टली सिमिलर, एक अंडर वैल्यूड है, दूसरी ओवर वैल्यूड है, तो आप क्या करो, आपके पास अगर ओवर वैल्यूड के शेयर्स हो ना, 2 कंपनी है, इधर देखो, ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड को आपको क्या करना है, सेल, और अंडर वैल्यूड को क्या करना है, बाय। तो आपको आर्बिट्राज का फायदा होगा, टेम्पररीली ऐसा करने से फायदा होगा। आप बोलेंगे भाई वैल्यू ऑफ फर्म सेम होगी, उससे कैसे समझ में आया, देखो अब ये ओवर वैल्यूड को सब लोग बेचेंगे, बेचो 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 बेचो, हाईली वैल्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और अंडर वैल्यूड को खरीदो 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 खरीदो, तो लॉन्ग टर्म में दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो टेम्पररीली आपको आर्बिट्राज का फायदा होगा, यही MM अप्रोच बोलता है। खत्म हो गया। आपको अगर आईफोन सस्ता मिल रहा है कुछ समय तक आप ऐसा कर सकते हैं, बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आखिरी बार बता रहा हूं MM अप्रोच का सम कैसे होता है।
इसमें आर्बिट्राज होता है। आर्बिट्राज का मतलब बाइंग एंड सेलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस। ओके, सेम चीज को बाय और सेल करो ताकि प्राइस का एडवांटेज हो। दो कंपनी सिमिलर है, तो एक ओवर वैल्यूड है, एक अंडर। तो ओवर वैल्यूड को आप बेचे और अंडर वैल्यूड को आप खरीदे। ओके, इससे क्या होगा, सब लोग बेचेंगे तो इसकी वैल्यू डाउन होगी और इसकी वैल्यू अप होगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। कैसे होता है, सम देखते हैं। चालू करें, थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया होगा बट सम में आ जाएगा। आगे कितने सम करने हैं, खूब सम करने हैं। ओके, आ जाइए। 27, 30, 33। 27 करना है, 30 करना है, 33 करना है। जी हाँ, तीनों एकदम अलग है। ठीक है, एक दो आईफोन ला सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते सिंपली। हाँ बस वही है, आर्बिट्राज का फायदा हो सकता है, बिजनेस नहीं कर सकते। कौन सा सम बोला था मैंने, ये रहा। क्या है, पढ़ता हूं। 27 MM अप्रोच, महफिल में तेरी MM अप्रोच खूब फेमस। देयर आर टू कंपनी N and M हैविंग सेम EBIT। देखो सेम का मतलब MM अप्रोच। सर समझ में कैसे आएगा, MM सेम है, कंपनी एब्सोल्युटली सेम। 20,000। M इज अ लिवर्ड कंपनी। लिवर्ड का मतलब क्या है, जिसके पास डेट है। ओके, इसके पास डेट है 1,00,000 का 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ N लिमिटेड, N तो अनलिवर्ड कंपनी है, 10% है, एंड M लिमिटेड 11.5। फाइंड आउट हाउ आर्बिट्राज इज कैरिड ऑन। हम हर नए सम कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मुझे सब वेराइटी कवर करनी है। ओके, स्टार्ट। अब मैं इधर कुछ लिखूंगा, तू तो बंद हो जा भाई। थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। इसको भी बंद कर दे। हाँ, इसका भी कोई काम नहीं है, हो गई पढ़ाई। 27 खुल जा। हाँ, अब कौन सी लिवर्ड कंपनी है, M लिमिटेड। तो इधर लिखता हूं N लिमिटेड, अनलिवर्ड, और M लिमिटेड लिवर्ड। अब आप मुझे बोलोगे सर लिवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके पास डेट हो। अब कितनी डेट है इसके पास, डेट है 7% डेट, 1,00,000। इसके पास तो हो ही नहीं सकता, अनलिवर्ड है। ओके, अब और कॉस्ट ऑफ इक्विटी N का कितना है, 10%। KE 10%, और इनका कितना है 11.5। अब EBIT भी दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं ना, इजीली मिल जाएगा। EBIT कितना है, 20,000। पहले तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढनी है। लेस इंटरेस्ट, बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा। इसमें तो 0 आएगा, इसमें कितना आएगा, 1,00,000 का 7%, 7,000। तो यही हो गया मेरा क्या, तू ही मेरी EBT, तू ही मेरा पैट, और तू ही मेरा डिविडेंड। 20,000 और 13,000। क्लियर। अब बोलो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, डिविडेंड अपॉन के। सर डिविडेंड किधर दिया है, 20,000, के 10%, 2,00,000। क्लियर। अब इधर आ जाइए, 13,000 अपॉन 11.5, 113,043। एकदम समझ में आया जी सर। अब इसमें आप ऐड कर दो क्या, वैल्यू ऑफ डेट। इधर 0 है, इधर 1,00,000 है। ये 1,00,000 आपको किसने बोला, इधर से चुरा लिया है, बराबर। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म 2,00,000, 2,13,043। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना सिंपल, ये तो आपको पहले ही आ रहा था, बराबर। N और M की बात हो रही है। अब हमारा सम स्टार्ट होगा। अब ये क्या बोलता है, MM अप्रोच। इसका कोई भी सम करना हो तो आपको पहले स्टेप बता देता हूं।
या ये देखो, कोई भी अप्रोच का सम आपको करना हो तो उसके ये स्टेप होते हैं। ओके, मैं दोनों साइड साइड चलाता हूं, स्टेप्स भी और ये भी। इधर ये रहा, स्टेप टू सॉल्व अप्रोच। नंबर 1, आइडेंटिफाई करो ओवर और अंडर वैल्यूड कंपनी। चलो तो आइडेंटिफाई करते हैं ओवर और अंडर वैल्यूड। बोलो कौन सी ओवर वैल्यूड है? एम लिमिटेड। मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, थोड़ा सा हार्ड है। तो ये ओवर वैल्यूड और ये अंडर वैल्यूड। बोलो किसको बेचेंगे? ओवर वैल्यूड, तो कुछ लेना पड़ेगा, कितना बेचेंगे? तो हम 10% एज्यूम कर रहे हैं, बराबर, वो अजम्पशन है, आप 20 भी ले सकते हैं। ओके, तो 10% एज्यूम कर रहे हैं, तो लिखते हैं वी विल सेल स्टेप 1, सेल स्टेक इन, क्या लिखोगे? एम लिमिटेड एंड बाय स्टेक इन एन लिमिटेड। क्यों? ओवर अंडर वैल्यूड है, अगर बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 10% शेयर्स बेच रहे हैं। ओके, तो लिखता हूं 10%, एज्यूम करो हमारे पास 10% है, 10% शेयर्स सोल्ड। तो बोलो कितना मिलेगा? इक्विटी की 1,13,000 वैल्यू थी, तो उसका 10% कितना आया? 11,304 रुपए मिले। कोई डाउट इधर तक? इधर तक कोई डाउट? इधर तक कोई डाउट? आगे अब देखो, मुझे सेम लेवल ऑफ रिस्क मेंटेन करना है, मुझे सेम लेवल ऑफ रिस्क, इतना समझ में आ गया आपको? बराबर 11,304। अब मुझे सेम लेवल ऑफ रिस्क मेंटेन करना है, तो ही आर्बिट्राज का फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्बिट्राज में क्या है? रिस्क लेवल सेम होना चाहिए। तो अब इनके पास डेट था, तो मुझे डेट भी लेना पड़ेगा, तो ही मुझे फायदा होगा, ये अजम्पशन होता है। ओके, आपने इक्विटी तो बेचा, बट उनके पास डेट था, तो आपको डेट भी लेना पड़ेगा, उतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही फायदा होगा। ओके, तो लिखेंगे वी विल टेक 10% debt, total 10% at 7% to maintain same level of risk। उन्होंने डेट लिया था तो आपको लेना है, तो ही आर्बिट्राज होगा, बाकी आर्बिट्राज नहीं होता। आर्बिट्राज का मतलब सेम प्रोफाइल रखनी पड़ती है आपको, रिस्क प्रोफाइल सेम होनी चाहिए। तो उनका 1,00,000 का डेट था, तो 1,00,000 का 10% कितना होगा? आपने 10,000 का डेट लिया, क्लियर है? 7% पे, 7% पे, क्लियर? तो अब आपके पास कितना पैसा आ गया? शेयर्स बेचने से इतना आया, प्रोवाइड आपके पास 10% शेयर्स थे, जितने शेयर थे उतना ही डेट लिया आपने, टोटल डेट का 10%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 नहीं है, 10% डेट लिया। तो अब अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 11,304 प्लस 10,000, कितना अमाउंट आपके पास आ गया? 21,304। क्लियर है? क्लियर है? स्टेप 2, एक्वायर स्टेक इन, कौन सी कंपनी आएगी अब? एन लिमिटेड। अब एन के शेयर्स ले लूंगा मैं, कितने शेयर आएंगे? परसेंटेज एक्वायर्ड इन एन लिमिटेड। मैं 21,304 रुपए दे रहा हूं, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? 2,00,000, तो अपॉन 2,00,000, ये 3 सम करने के बाद ही आएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही आपको झूठ बोलूंगा तो गलत होगा, तो हमेशा याद रखना। 10.65% शेयर मैंने ले लिया, क्लियर? सम हो गया खत्म। अब तो खूब सिंपल, स्टेप 3, मुझे कितना ज्यादा परसेंटेज मिला? 0.65, वही मेरा प्रॉफिट होगा। दिखाता हूं कैसे। कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्राज प्रॉफिट्स,
अब आपको मजा आएगा स्टेप 3 के अंदर। वापिस सम देखना, नहीं समझ में आए तो, और 2 सम प्रैक्टिस करोगे, गारंटी के साथ आएगा, मजा आ जाएगा आपको, करते ही रहोगे आप। आगे क्या सबसे पहला स्टेप क्या था इसके अंदर? ओके, आर्बिट्राज, मुझे डिविडेंड मिलेगा। अब मैंने शेयर एक्वायर किया तो डिविडेंड आएगा ना, डिविडेंड इनकम ऑफ एन लिमिटेड। कितना डिविडेंड आएगा? टोटल डिविडेंड कितना था, ऊपर देखो, टोटल डिविडेंड एन लिमिटेड का 20,000, ये रहा। तो उसमें से मुझे पूरा तो नहीं मिलेगा 20,000, मुझे कितना मिलेगा, मेरा परसेंटेज। करो तो मल्टीप्लाई कितना आता है सर, 2130। अरे वाह, लेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन ली थी ना आपने, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ रिस्क। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितनी लोन ली थी, 10,000 रुपए की, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है सर, 7%, 700 रुपए, सही है ना? 10,000 की तो लोन थी। हाँ, ये रहा। कोई और तरीके से भी कर सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा था, ये रहा इनकम स्टेटमेंट में, 7,000, उसका 10% 700। ठीक है, बट छोड़ो, यही सही है, लेस। अब मुझे एम का डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड लॉस्ट एम लिमिटेड। कितना डिविडेंड उनका मिलता था, 10% मिलता था। किसका 10, ये रहा 13,000। देखो उनका डिविडेंड 13,000 था, एम का 13,000 था, उसका 10% अब नहीं मिलेगा। इधर 7 क्यों किया रहे, वो इंटरेस्ट रेट है। तो अब मुझे मिलेगा आर्बिट्राज प्रॉफिट, तीन सम के बाद ही आएगा, 130 रुपए। ये डील करने से 130 का फायदा हो गया, बराबर। मैंने ये सेल किया 10% और बाई किया, जब जब मैं ऐसा करता हूं थोड़ा सा फायदा होता है, लॉन्ग टर्म में ये फायदा नहीं होगा, ऐसा एमएम अप्रोच कहता है। इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें बेस्ट बात क्या है, किसी को पूछना नहीं सही है कि नहीं, क्रॉस वेरीफाई होगा। कितना एक्स्ट्रा स्टेक आपको मिला, पहले 10.65 मिला आपको, पहले 10 था, कितना एक्स्ट्रा मिला, 0.65%। उससे एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई, ईबीआईटी से मल्टीप्लाई करो, 20,000 था, उसका 0.65% एक्स्ट्रा कमाया, कितना आया, 130। मैच हो गए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सम एब्सोल्युटली सही है। इसको 2 बार देखोगे आप, गारंटी सीना ठोक के आएगा, खूब इजी, क्लियर है। ऐसे ही एक और सम करेंगे, बट वो अलग वेराइटी का होगा, तो वो भी आपको हार्ड लगेगा, बट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो आगे बढ़े, आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सम पे आ रहे हैं, थोड़ा इजी वाला है, पढ़ते हैं। 30 करना है हमें, May 22 में आया हुआ सम आपके सामने ये रहा, +2। 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमनी कंसिस्ट ऑफ लोन। तो मैं लिखता हूं थोड़ा डेटा, संगमनी डेट कितना है, 1/3, तो इक्विटी कितना होगा, 2/3। अब बोले ये कैसे समझ में आया, डेट और इक्विटी दो ही तो होता है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ की बुक में, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए बाजू में, अरे यार, अब बोलो और क्या है। अनदर कंपनी सैमसुई, बराबर, इज आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट except its capital structure is Samsui all equity। Samsui is identical all equity, Samsui का पूरा इक्विटी, इनका कितना है, 66.67%, 33.33%,
डेट का रेट भी दिया है 10%। ठीक है, आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अनदर कंपनी सैमसंग एक्सेप्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसका 16% है, इसका के ही दिया हुआ है 16%। ढूंढना क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू अप्रोच इफ वी इग्नोर टैक्स कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, 1 मिनट में मिल सकता है इधर इधर। एज पर अप्रोच इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चर वाका वाका इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा सेम रहता है, इसका 16 तो इसका भी 16 का डॉलर, के ओ सेम रहेगा, इसका भी 16 ही होगा, इसका 16 है ओवरऑल तो इसका भी 16 ही होगा। तो अब इसका 16 होगा, डेट दिया है तो इक्विटी मिल सकता है। देखो 1 मिनट सुनो, कॉस्ट ऑफ संगमनी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सैमसुई, तो सैमसुई का 16% है बराबर ओवरऑल कॉस्ट, इनका भी 16 ही होगा। सो कैसे मिलेगा? डेट और इक्विटी से। अब सुनो ना, डेट कितना है? सुनो ना, 33%, तो 10% है इनटू, आप करो 1/3, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को x मान लो, x इंटू 2/3, टोटल 16 होना चाहिए। समझ में आया? अरे 1/3 पे 10%, तो 16 लाने के लिए 2/3 में कितना होगा? जवान जवानी भी जवाब दे सकती है। अब मल्टीप्लाई करो, हो गया भाई, ये क्या होगा? 10/3, 3.33x, 3.33 प्लस इसका कितना होगा? x इंटू 2/3, 0.67x इज इक्वल टू 16। तो अब करो 16 माइनस 0.67x इज इक्वल टू 12.67, तो अपॉन 0.67 18.9 आ रहा है। संगमनी सही है? सही है, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको क्या पूछे? बताइए, कर क्या रहे हो आप? $12.6 और 3.33 सही है, अप्रोक्स सेम आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है। ओके, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? हेलो हेलो हेलो, माइक तो चल रहा है। आई होप क्लियर है। तो बोलो इसका 1/3 2/3 को आपको x मानना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है? और इसी के साथ ये सम भी होता है समाप्त। हमेशा याद रखना अप्रोच के अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहता है। एक और सम ऐसा कर रहे हैं हम, आ जाइए। 30 के बाद अब है तेरी बारी, 33। ओके, इसके अंदर भी इग्नोर होगा, सिमिलर समय इसके पहले का किया उससे। ओके, देखते हैं, और ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाएगा आपके जीवन के अंदर। 33 आपकी बुक का 24, पढ़ो क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। इसमें अलग क्या है? उसमें लिवर्ड की वैल्यू ज्यादा थी, इसमें अनलिवर्ड की ज्यादा है। तो लिखता हूं, कौन सी अनलिवर्ड फॉर्म? यू, यू अनलिवर्ड होगा, नाम में ही है ना, यूवी, यू अनलिवर्ड, और वी क्या होगा? लिवर्ड। लिवर्ड का मतलब लोन, एल फॉर लोन, एल फॉर लीवर। आगे नॉय दोनों का सेम है, एल इज अ लिवर्ड, एल है भाई, वी नहीं है। मैचिंग नाम दिया आईसीआई ने। आगे डेट कितना है भाई लिवर्ड फर्म के पास? 1 लाख का 7%, ये बाद में लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है के ई 10 और 18, किसका? अनलिवर्ड का कितना है? 10, इसका 80। चलो तो ईबीआईटी से बना लेते हैं।
इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बाजू में इंटरेस्ट है। 1 लाख का 7%, 7,000। तो ये क्या आया सर? ये ईबीटी आया सर, कि पैट आया सर, कि डिविडेंड आया? तीनों। 13,000। क्या कर क्या रहा हूं मैं? क्लियर है? और इसका 13,000। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ सकती है, मल्टीप्लाई अपॉन करो। 2 लाख और 13,000 अपॉन 18% करो। 72,222। वैल्यू ऑफ डेट तो है ही मेरे पास, 0 और 1 लाख। अब वैल्यू ऑफ कंपनी भी आ गई, 2,172,222। इधर तक हो गया आपका? यस सर। अब बहुत सिंपल है, इधर ओवर वैल्यूड कौन है? ओके, अनलिवर्ड वाला, तो उसको बेचेंगे और इसको खरीदेंगे। सिंपल है। तो इधर मैं लिखूंगा ओवर वैल्यूड सेल, अंडर वैल्यूड बाय। स्टेप 1, सर हम 20% एज्यूम कर सकते हैं स्टेक, कितना भी करो, आर्बिट्राज होना चाहिए। स्टेप 1, सेलिंग स्टेक इन यू लिमिटेड एंड बाइंग स्टेक इन लिवर्ड एल लिमिटेड। बोलो, अगर यू का स्टेक बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 2 लाख का 10%। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग स्टेक, 20,000। सर इसमें डेट नहीं लेंगे? नहीं, इनके पास डेट नहीं है, आपको तो सेम लेवल ऑफ रिस्क रखना है। उनके पास डेट नहीं है तो मैं डेट क्यों लूं? उधर थी तो मैंने लिया था। ओके, अब तुझे खरीदेंगे। एक्वायरिंग स्टेक इन एल लिमिटेड। अब आपको लगेगा 20,000 का पूरा शेयर ले ना, सेम लेवल ऑफ रिस्क रखने के लिए आपको डेट इक्विटी सेम एक्वायर करना पड़ेगा। आपको उनकी डेट भी लेनी पड़ेगी, उनके डिबेंचर खरीदने पड़ेंगे, जिससे आपको बाद में इंटरेस्ट आएगा। ओ, गहरी बात, बड़ी बात बोल दी आपने। जी सर, जी सर, जी सर, मजा आ गया ये तो। ओके, अब देखो क्या करेंगे। इस 20,000 लिखो, वी विल invest in both debt and equity in same proportion to maintain same level of risk। सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट होगा। ओके, तो अब कितना कितना प्रपोर्शन होगा, इधर लिखता हूं। इक्विटी और डेट की वैल्यू बता दे मुझे। 72,222 और डेट कितना है? 1 लाख। तो अब आपको 20,000 को इस प्रपोर्शन में डिवाइड करना है, बराबर। कैसे करेंगे? 1 मिनट के अंदर। 20,000 इंटू 72,222 अपॉन 172,222, 8387 आ रहा है। कैसे आया सर? आ रहा है समझ? वेरी गुड। ये प्रपोर्शन में आपको डिवाइड करना है टू मेंटेन सेम लेवल। अब इधर का बैलेंसिंग फिगर आएगा बट तो भी आप कर लो। 1 लाख 11,612 आ रहा है सर। वाह, 613 कर दो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बता दो ना, बोल दो। तो अब कितनी इनकम एक्वायर हुई? लिखो, परसेंटेज एक्वायर्ड इन, बोलो कंपनी का नाम, एल लिमिटेड। 8387 आपने लिया, अपॉन टोटल वैल्यू कितनी थी?
7222 इंटू 100 कितना आया 11.61%। डेट भी उतना ही है, परसेंटेज ऑफ डेट परचेज्ड, इन्वेस्टेड बोलेंगे। डेट में आपने इन्वेस्ट किया, क्यों? इंटरेस्ट कमाने के लिए। 11613 अपॉन, यार ये तो इतना ही आएगा ना। क्या क्या सर, क्या सर, 1.61% का फायदा होगा। इधर तक एकदम समझ में आया? अगर ये नहीं किया होता तो आपको नहीं आता। सेम लेवल ऑफ रिस्क रखना है, जो पैसे आए उतना ही इन्वेस्ट करना है। अब स्टेप 3, आर्बिट्राज प्रॉफिट। ओके, यस सर। ये कैसे मिलेगा सर? एक सेकंड में, थोड़ी देर रुक जाओ। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एल लिमिटेड, क्यों? अब आपने एल को लिया है, 11.61% डिविडेंड मिलेगा। कितना इनकम है? 13,000। 13,000 का 11.61, कितना आता है सर? ढूंढ रहा हूं, 1509 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एल लिमिटेड। मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? 11613, उसका 7% मिलेगा ना मुझे। जितना इन्वेस्ट किया उसका 7% मिलेगा। कितना इन्वेस्ट किया था? 11613, उसका 7%, 813 लेस डिविडेंड लॉस्ट यू लिमिटेड, क्यों? अरे उनका स्टेक 10% बेच दिया था ना, तो उनका थोड़ी मिलेगा। तो 20,000 था उनका, देखो उसका 10%, 2,000 गया। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन का मोहब्बत की है कसम, की कसम ना जुदा होंगे हम। 322 का फायदा हुआ। ये पूरी कथा करने में 322 रुपए मिले। अब क्रॉस वेरीफाई करो, एक्स्ट्रा स्टेक को ईबीआईटी से मल्टीप्लाई करो, ईबीआईटी 20,000 है। पहले 10% स्टेक था, अब 11.63 हो गया, तो 1.63 एक्स्ट्रा स्टेक मिला। करो, 326 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ एरर। दोस्तों आई होप आपको एमएम अप्रोच समझ में आया होगा, बराबर। एमएम अप्रोच के और सम करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। 11.61% क्या समझ में नहीं आया मुझे? डाउट है आपका? जल्दी बोलो। एक्स्ट्रा 1.61 आया, हाँ 63 कैसे किया? मैंने ये 1 भूल गया, हाँ 613 था। अरे यार, एमएम अप्रोच में 1 रुपए का भी लोचा नहीं होगा, ऐसा बोल रहा। ठीक है, 322। अरे यार, एमएम अप्रोच भाई कुछ लोगों को एक बर्दाश्त ना हुआ, 2 रुपए, 61%। ठीक है, ओके, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, 1 भी रुपए का नहीं हुआ। अब लास्ट पार्ट बाकी है पूरा। ये आज का ऐसा था कि इतना डिटेल्ड नॉलेज आपको मिला। वीडियो गलती से यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक बाइक कर देना भाई। लाइक बिना लाइक के करोगे तो मार्क्स नहीं मिलते, बराबर। प्यार जितना देते हैं उतना ही मिलता है। ठीक है सर, और पड़ोसी से भी करवाना, आसपास जो है वो उनके फोन से भी। चलिए, अब एमएम अप्रोच विथ टैक्स आ गया। अभी तो आपने बोला इनके अंदर 3 एजम्पशन है, नहीं नहीं नहीं, नो इनकम टैक्स, नो प्रेफरेंस शेयर और नो रिटेन्ड अर्निंग्स, पूरा डिविडेंड। पर एमएम अप्रोच विथ टैक्स भी दिया है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये लास्ट पार्ट है,
इसके 2 सम करेंगे और छुट्टी हो जाएगी। विथ टैक्सेस, ध्यान से सुनो, फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है। एमएम फर्म बोलता है दोनों फर्म की वैल्यू लॉन्ग टर्म में सेम होती है। क्लियर, प्रोवाइडेड टैक्स नहीं है। बट मित्र, जब जब टैक्स होता है, जब जब डैश होता है, तो लिवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज लिवर्ड फर्म को टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। मतलब लॉन्ग टर्म में दोनों सेम ही है, पर प्रोवाइडेड टैक्स ना हो। जिस देश में टैक्स हो, जैसे भारत में, तो आप लोन लो तो अच्छा है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। तो लिवर्ड कंपनी अच्छी है। कैसे अच्छी है? वैल्यू ऑफ टैक्स आया तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी प्लस प्लस कितने से एक्स्ट्रा है लीवर वाली, लीवर का मतलब लोन वाली, टैक्स बेनिफिट से, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट टिल परपेचुटी, लाइफ टाइम। जितना टैक्स बेनिफिट है ना, उतना उसको फायदा है, उतने से तू मुझसे आगे निकल गया। बाकी तो सेम है, टैक्स ना हो तो, टैक्स होना तो तुझमें थोड़ा ज्यादा वैल्यू है, तुझमें रब दिखता है, लिवर्ड में रब दिखता है। क्यों? बिकॉज उसको टैक्स का फायदा मिलता है, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो लाइफ टाइम इंटरेस्ट का जो सेविंग होगा ना, उतने से लिवर्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कैसे निकालो? अब ये कैसे, जब जब ऐसा सम आए, एमएम अप्रोच विथ टैक्स, सबसे पहले अनलिवर्ड की वैल्यू निकालें, उसमें टैक्स बेनिफिट को कैसे देखेंगे, अब इसको 1 सेकंड में समझा देता हूं। आपको 10 10 10 10 10 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढते पता है? सुनो, आपको 10 10 10 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? 10 इंटरेस्ट आज मिल रहा है अपॉन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%, तो आज की वैल्यू होगी 70 रुपए। 10 अपॉन 7, 142 इसकी वैल्यू होगी। सिंपल है। या फिर दूसरा समझाता हूं, इधर देखिए, आपको लाइफ टाइम कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? बराबर 10 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 100 रुपए। तो 100 रुपए जितना से 100 को मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कोई जीवन भर आपको 10 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 दे, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगा? 10 अपॉन 10% प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी हो तो फॉर्मूला है बराबर उसकी वैल्यू 100 होगी। तो उस 100 को आप मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट के साथ, ओके, उतना फायदा होगा। तो अब नई फॉर्मूला लाए हैं, वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट टिल परपेचुटी को अगर निकालना हो तो डेट ही आ सकता है, उसका जवाब डेट ही आएगा, डेट इंटू टैक्स रेट, खत्म हो। ये समझ में नहीं आया, 1 सेकंड में समझाता हूं। कोई आपको लाइफ टाइम 10-10 रुपए देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो उसकी आज की वैल्यू 100 आती है, जिसको मैं डेट बोलूंगा। उस 100 को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो 40%, तो 40 रुपए से खाली वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म ज्यादा है। कितने रुपए से? 40 रुपए से। क्लियर है? क्लियर है? आज की वैल्यू ढूंढनी है तो उस इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगी? डेट। इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है तो टोटल अमाउंट डेट ले लो, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, उतने से लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है। वेरी सिंपल। अब की बार आखिरी बार, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, डेट इंटू टैक्स रेट। जब टैक्स दिया हो तो ही मुन्ना, तो ही। दो सम करते हैं, समझ में आ जाएगा। सम नंबर ये रहा 28 29, और हमारा आज का कार्यक्रम खत्म। दो फॉर्म्स है पी क्यू विच आर आइडेंटिकल इन ऑल। पी डजंट यूज एनी डेट, ओके। पी क्या है? अनलिवर्ड फॉर्म है, ओके। while Q has 8 lakh debenture, both firm have EBIT, capitalization rate, tax rate,
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू MM थियरी। PQ लीवर्ड कौन है? P does not use any debt। अनलीवर्ड आपकी बुक का 21 और मेरा 28। वर्जन ऑफ बुक अलग अलग है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और ये है लीवर्ड। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं सर। अब बताइए P की वैल्यू कितनी है? Q के पास डेट है 9%, 8 लाख है। इनकम स्टेटमेंट बना लो दोनों का। अब टैक्स आएगा, ये मत भूलना, जब जब वो दिया है टैक्स आएगा। के भी दिया हुआ है, मुझे लिख लेना था। कैपिटलाइजेशन रेट 10% दिया है, ठीक है। ओके, कैपिटलाइजेशन रेट ओवरऑल रेट दिया लेस इंटरेस्ट आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा 8 लाख का 9%, 72,000। क्लियर है? अब ईबीटी आया 260 और इधर कितना आएगा 188। क्लियर है? लेस टैक्स आएगा, कितना परसेंट है 30%। 78,000। इधर वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है चलो, मैंने क्यों निकाला आई डोंट नो। पैट या डिविडेंड? अब वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ सकती है इजीली 1 सेकंड में। किसकी वैल्यू ढूंढेंगे पहले? पी की। ओवरऑल जो रेट है वही तो होगा। ओवरऑल रेट कितना है बोलो? ओवरऑल रेट ये रहा, कैपिटलाइजेशन रेट 10% बराबर। अगर मैं कोई डेट यूज नहीं करता हूं 10% रेट है, वही मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, बिकॉज डेट तो है ही नहीं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये आ गया लीवर्ड फॉर्म, 1 मिनट में मिलेगा। लीवर्ड का नाम क्या है? क्यू। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस कितने से ज्यादा होगा? डेट इंटू टैक्स रेट। सिंपल। तो ये 18,20,000। तुझमें कितना डेट था? 8 लाख था सर, देख लो 8 लाख का 30%, खत्म। उतने से वो आगे बढ़ जाएगा। उसको टैक्स, इंटरेस्ट का फायदा होगा, बट लाइफ टाइम अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो डेट ही हो जाता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। 20,60,000। बस इतना ही नया है, बस खत्म। तो आपको जब जब ये सम आए, ये हमने क्यों किया आई डोंट नो, ओके ना करो तो भी चलेगा। आपको कोई भी सम आए, सिंपल आपको क्या करना है, पहले अनलिवर्ड की वैल्यू ढूंढ लेनी है, ओके। उसके बाद उसमें डेट इनटू टैक्स रेट कर दो, समाप्त। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, ये सिंपल एमएम से भी इजी है। हाँ, बट जब इसमें बड़ा सम होता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी नहीं। ठीक है, तो जब जब टैक्स दिया है 2 ही स्टेप है। नंबर 1 क्या करना है,
आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्या ढूंढना है, ओके, लिवर्ड फॉर्म नहीं, अनलिवर्ड ढूंढनी है, उसमें डेट इनटू टैक्स रेट। चलो लास्ट सम, अब ये थोड़ा सा मजा आएगा बिकॉज इसमें दोनों सिचुएशन पूछी है, टैक्स और नो टैक्स। अब पूरा खुलासा होगा, इसलिए जानबूझ के ऐसा एक सम लिया। दो कंपनी है ए और बी, एक्सपेक्टेड इनकम 18, 12% डेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18%। डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, इसमें तो सेम रहेगी। देखो अगर नो टैक्स है तो वैल्यू सेम रहती है, इक्विटी रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर एमएम मॉडल। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, डब्ल्यूएसीसी ढूंढना है, दोनों के लिए। आपके बुक का 22, कुछ लोगों का, मेरा 29, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो 29 पहले लिखेंगे, एमएम अप्रोच नो टैक्स, मोदी मिलर अप्रोच नो टैक्स, ए और बी। ईबीआईटी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। 18 लाख, इंटरेस्ट 54 लाख का 12%, 648। तो ये ईबीटी आ गया, यही पैट आ गया, यही डिविडेंड आ गया। $11,52,000 अपॉन 18 लाख। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ सकता है, एक ही केस में आ सकता है, ठीक। क्यों, इसका तो के ही नहीं दिया है, तो मैं लिखता हूं, देखो बी का क्यों दिया है, बी में खाली इक्विटी ही है, तो ओवरऑल कॉस्ट ही के ही हो जाएगा, कि के ही लिखा है, हाँ इक्विटी रेट ही लिखा है, ठीक है। बोलो 18 लाख अपॉन 18%, 1 करोड़ आया। अब एक मेरी बात सुनो ना, एक बात बताऊं तो इधर भी सेम ही रहता है, ओके, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा, नो टैक्स के अंदर। ओ समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू ऑफ डेट, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी तो नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, इनका कैसे आएगा, इनका कैसे आएगा, टोटल फर्म, टोटल वैल्यू माइनस डेट। करता हूं चलो, बराबर। अब इक्विटी कैसे आएगा, टोटल माइनस डेट, डेट कितना था 54 लाख दिया हुआ है, देखो तो 1 करोड़ में से 54 लाख माइनस करो, 46 लाख। आई होप आपको समझ में आया, बराबर। टोटल देखो नो टैक्स के अंदर डब्ल्यूएसीसी और वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा, बराबर। तो मुझे इधर का आ गया, अब इधर का भी आ गया। अब अगर मुझे के ही ढूंढना है इनका, ये फर्म का ए का, तो ढूंढ सकता हूं, डिविडेंड अपॉन इक्विटी इंटू 100, 1152 अपॉन 46 लाख इंटू 100, 25.04% आया। आई होप आपको समझ में आया, और इनका तो 18% ही है। के डी खाली इधर ही एप्लीकेबल है, के डी कितना है 7% था, 12%, इधर तो 0 होगा, और के ओ कितना होगा बोलो 18 और 18, ये रहा हमारा आंसर।
क्या क्या पूछा था आपने, सब मिल गया। टोटल मार्केट वैल्यू पूछा था, मिल गई टोटल मार्केट वैल्यू। जब वाका वाका पूछा है, वाका वाका सेम रहता है। ये रहा। कोई डाउट है नोट एक्स में बताइए, एकदम सिंपल। नोट एक्स में एक की वैल्यू है वही दूसरे की होगी। कोई डाउट तो लास्ट पे आ जाए, जल्दी बोलो। नो डाउट, लास्ट पे आ जाइए। विथ टैक्स, इसमें मार्केट वैल्यू कैसे मिलती है, थोड़ा सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ओके, पहले अनलिवर्ड की वैल्यू ढूंढो प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। तो अनलिवर्ड कौन है, मैं उसको ही पहले लेता हूं, बी लिमिटेड। आ जाइए, ईबीआईटी कितना है तेरा, एज्यूमिंग 40% टैक्स ये कर रहा हूं आप, 18 लाख लेस इंटरेस्ट 0, ईबीटी 18 लाख लेस टैक्स एट 40%, 720। तू क्या आया, तू ही तो पैट है। अरे वाह, तू ही तो डिविडेंड है। अरे वाह, अब के ही दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी, डिविडेंड अपॉन के ही, 60 लाख। एक सेकंड का ब्रेक ले लो, इधर तक समझ में आ गया। ओके, उसमें क्या था, ये नहीं था तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते, इसमें टैक्स है तो वैल्यू ऑफ फर्म कम हो गई, दिखा, बिकॉज टैक्स में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इधर तक क्लियर है। अब लिवर्ड फर्म की मिल सकती है 1 मिनट में। इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। तो तेरा 60 लाख आया, प्लस डेट बताओ कितनी है, 54 लाख का 40%, 40 है ना। हाँ, 2160, 8160। कोई डाउट, कोई डाउट, नो 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 नो। वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गई, अब क्या ढूंढेंगे, ए की इक्विटी की वैल्यू, कैसे, टोटल वैल्यू माइनस डेट। कितना आया, 27,60,000। अब मैं इसका इनकम स्टेटमेंट बना के इसका के भी ढूंढ लूंगा, बराबर। उसके बाद केओ ढूंढना है, सम खत्म हो गया। सर इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ए का, हाँ। ईबीआईटी कितना है सर, 18 लाख। सर इसका इंटरेस्ट कितना है सर, ढूंढता हूं, 54 लाख का 12%। हाँ सेम ही आएगा, बट तो भी प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूं। $460,800,
तू ही तो पैट है, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, यही पैट है और यही डिविडेंड है। तो अब केई कैसे आएगा? डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। इक्विटी की वैल्यू ये रही, 27,60,000। सेम आंसर आ रहा है पता है, बट तो भी निकाल रहे 25.04। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा? उसका तो 18 ही है, उसका तो 18 ही है, उसका तो 18 ही है, किसका? अनलिवर्ड का। लिवर्ड का केडी भी निकालना पड़ेगा, क्यों? पोस्ट टैक्स है ना। तो एक ही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, याद है ना ये फॉर्मूला, अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो 100 तो सेम रहेगा, 12% को पोस्ट टैक्स कर दो खाली, या पूरा भी अमाउंट ले सकते हैं, जवाब सेम आएगा 7.2। अब मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, 1 मिनट का काम है। लिवर्ड कंपनी, ये तो सेम नहीं आता, अरे विथ टैक्स में सेम नहीं आता, विदाउट में आता है। ओके, सोर्स बोलो। देते 54 लाख, इक्विटी कितना है? ये रहा 2760। वेट निकालो सर। पॉइंट 66, 0.34, 1, 7.2, 25.04, 4.752, समझ में आ गया होगा क्या हमने किया? अगर आप समरी चाहो तो 1 मिनट में बना देंगे, छोड़ो डायरेक्ट बना देते हैं। क्या नाम है कंपनीज का? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। डेट 54 लाख, इक्विटी 2760, और बी का 60 लाख था। वैल्यू ऑफ फॉर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका तो 18 ही था, 18 ही था ना, इसका कम क्यों होगा? तेरे पास टैक्स है ना, तेरे पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इक्विटी है, माँ, इसीलिए इसकी वैल्यू भी ज्यादा है। देखो अगर विदाउट टैक्स है तो सेम है, बट जब टैक्स आता है तो गेम बदलता है, नहीं कर सकते। विथ टैक्स में ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं कर सकते ना, ना, ना।
बिकॉज टैक्स से उतना आगे निकल जाएगा, टैक्स से वो आगे निकल जाएगा, उसके पास टैक्स है ना तो उतना फायदा है। वही तो डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन लिवर्ड प्लस टैक्स डेट इनटू टैक्स बेनिफिट। ओ माय गॉड, क्या पढ़ा दिया है, अमेजिंग। इसी के साथ चारों कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी हो गई लाइफ टाइम के लिए, जबरदस्त। बोलो 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। नंबर 1 नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल थियरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और मोदी और मिलर अप्रोच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।